जी 200 लोगों का एहतसाब करो। मियाँ साहब एहतसाब आपका होगा। हमारी जो सियासत है वो गुर्बत के खात्मे की सियासत है। हम जो है वो धरनों की सियासत नहीं करते। हम पाकिस्तान की तबाही की सियासत नहीं करते। हम झूठ बोलने की सियासत नहीं करते। मियाँ साहब आपको जाना पड़ेगा। पार्टी 7 से अगर ये चीज शुरू होगी तो 100 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए। खान और करीम जिन्होंने लंबी लंबी गाड़ियां रखी हुई हैं, जिन्होंने महल्लात रखे हुए हैं, फैक्ट्रियां रखी हुई हैं, कर्जे माफ करवा कर इस कौम का पैसा हड़प करके कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स आने के बाद पूरी दुनिया में तहकीकात का अमल और कवानीन को जो है रिव्यू करने का एक प्रोसेस जो है वो जारी है। बहुत से ममालिक जो है अपने टैक्स के जो कवानीन है और पैसे की जो आमदोरफ्त है और इस तरह की जो शेल कंपनीज जिसके ज़रिए टैक्स चोरी का पैसा छुपाया जाता है उसको रिव्यू कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो जहाँ पर जिन्हें सेफ हेवन्स कहा जाता है या टैक्स हेवन्स कहा जाता है कि ऐसा पैसा डेवलपिंग कंट्री से या इवन डेवलप वर्ल्ड से, क्योंकि इसमें अब खुद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डेवलपिंग कंपनी से हो रहा था। दुनिया की टोटल जो है तकरीबन $21,000 के करीब, $2100 के करीब पर एनम जो है वो इस तरह की रकम जो है कहा जाता है कि चुराई जाती है और इस तरह की सेफ टैक्स हेवन्स में जाके छुपाई जाती है। पाकिस्तान में 200 से ज़ायद लोगों के बशमूल वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली ये नाम आए हैं और नामों के हवाले से यहाँ पर थोड़ी सी कहानी कदरे मुख्तलिफ इस तरह है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने और जो पहला उनका दौर था वज़ारत-ए-उज़्मा का 93 में जब वो एंड हुआ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का दौर शुरू हुआ, तो सबसे पहली रिपोर्ट और सबसे पहला इल्ज़ाम जो उनके ऊपर था कि पाकिस्तान से वो बाहर पैसा लेकर गए हैं और वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहमान मलिक जो मौजूदा वज़ीर दाखिला रहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, और उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर नसीरुल्लाह बाबर ने आयद किया था और ये प्रोसेस चलता रहा। फिर 90s में हुदैबिया पेपर्स मेल वाला और अल तौफीक वाला केस सामने आता है और ये प्रॉपर्टीज़ उससे पहले ख़रीदी जा चुकी थी क्योंकि एज़ कोलेट्रल उस लोन लेने के लिए हासिल की गई। मिड 90s की बात है, किसी ज़माने में हुआ। हमारे पास क्या तफसीलात हैं सरकार के पास, सरकारी इदारों के पास, क्योंकि एक कमीशन बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया कि कमीशन तश्कील दें आज़ादाना तहकीकात के लिए, लेकिन अपोजिशन राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि इतना ओपन एंडेड है कि 1947 से शुरू हो जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास क्या डिटेल्स हैं, किसने क्या किया, कसूर किसका क्या है और कौन सा इदारा इसके ऊपर एक्ट करेगा। हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं मिनिस्टर इसहाक डार साहब। डार साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया मलिक साहब। आपकी मिनिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा क्योंकि दुनिया सारी में हमें नज़र आता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने सबसे पहले एक्ट किया। हमारे जो FBR वाले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले, उनके पास इन 215, 20 या 250 लोगों के पास क्या इतलात है और क्या उन्होंने पेशरफ्त की अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि हमारी लॉज रिव्यू कमेटी है जो नोटिफाइड है, जिसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और SA2PM और लॉ वगैरह सब लोग हैं। उनकी मैंने ऑलरेडी मीटिंग की है और उनको एक माजी है, एक फ्यूचर है। चाहे यानी लॉफुल भी हो, ऑफशोर कंपनी लॉफुल भी हो सकती है, अनलॉफुल भी हो सकती है, सोर्स डिस्क्लोज्ड भी हो सकता है, सोर्स अनडिस्क्लोज भी हो सकता है। तो वो दो कैटेगरीज, और जैसे कि खुद पनामा पेपर्स में लिखा है कि जी ये जो सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट डजंट मीन कि ये सारी कंपनी जो है वो इलीगली अनलॉफुल है, ये उन्होंने कैविएट लगाया हुआ है। तो हमने ये कहा है कि डिस्क्लोजर के हवाले से मैंडेटरी करने के लिए कानून के अंदर फौरी तौर के ऊपर लॉ मिनिस्टर साहब को ये काम उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है कि उसको वो स्टडी करके तो जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट्स और वो लॉ में तब यानी लेके आए, या तो इंडिपेंडेंट लॉ या अमेंडमेंट्स इन द लॉ। डॉक्टर साहब, मैं आपको बराह रास्त मिसाल दे सकता हूँ कि एक तजवीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ की जानब से यही कि जितने ये टैक्स हेवन्स हैं इनको ब्लैक लिस्ट कर दें आप, कोई उनका नेशनल वहाँ जाकर कोई ऐसी शेल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्या आप ऐसी कोई तजवीज़ आपके ज़ेरे गौर है? मैं ओपन एंडेड उनको मैंडेट दिया है लॉ मिनिस्टर साहब को। आपने तजवीज़ नहीं किया कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दें कि पाकिस्तानी नेशनल वहाँ ना इन्वेस्ट करें? नहीं, हमने नहीं। मेरी मसलन आपकी PIA की फॉर एग्जाम्पल जो है ऑफशोर कंपनी अपनी है, इसीलिए लीगल एंटिटी का भी लिखा गया है। मतलब इसको आप उस एंगल से देखें कि एक तो पाकिस्तान नेशनल्स, पर्सन्स ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन, अगर नेशनलिटी भी बदल ली है और नाई कॉप है तो आपको भी देखा जाएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है 260 में से वो भी लोग हों जो कि इस वक्त पाकिस्तान नेशनल नहीं है लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के लोग हैं। एक
तीसरा लीगल एंटिटीज। मुझे ये तो आप उस कमीशन की TORs में चले गए, मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा। नहीं, मैं उधर मैं लेकिन आपकी FBR की अभी तक की प्रोग्रेस इस पे नहीं है। आपने कोई चेक नहीं किया कि 250 लोगों ने क्या पैसा जायज तरीके से लेकर गए या पैसा चुरा के लेकर गए? इतनी जल्दी मलिक साहब कोई ऑटो मशीन तो है नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पता नहीं मुनासिब है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी उनको टास्क इमीडिएटली कर दिया था कि जो इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई है और जिनके नाम पब्लिक हुए हैं उनका आप अपना टैक्स रिकॉर्ड के साथ मैच करें कि क्या डिक्लेयर्ड है क्या नहीं डिक्लेयर्ड है। वज़ीर आज़म की फैमिली का चेक कर रहे हैं? वज़ीर आज़म की फैमिली के दोनों जो तीनों नाम हैं उनकी रिटर्न जो है वो बिल्कुल दो के तो है ही नहीं, फॉर एजेस वो नॉन टैक्स रेजिडेंट्स हैं, तो उनको वो कमीशन में अपनी चीज़ें ऑब्वियसली दिखाएंगे। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी हम एक एक पैसे का मेरा ख़ानदानी साथ देगा। डॉक्टर साहब, यहाँ आप पे जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल है। प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं होता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी टैक्स रिटर्न्स पब्लिकली अवेलेबल है 94, 5 और 6 की 477 पे 3 साल का टैक्स दिया। वो उस ज़माने में उनके बच्चे भी पाकिस्तान में ही थे। वज़ीर आज़म, उनकी पहली वज़ारत उज़्मा का दौर ख़त्म हुआ था, अभी उनके बच्चे, वो मुशर्रफ वाला इशू नहीं था पेश आया। ये उसी अरसे की बात कर रहे हो? 94, 5 और 6, 93 जब उनकी पहली हुकूमत खत्म होती है, उसके बाद के 3 साल, 477 पे 3 सालों में इनकम टैक्स अदा किया। आपने कोशिश की, चेक करें, 93 में पहली कंपनी नीलसन के नाम से रजिस्टर होती है, 94 में नेस्कॉल रजिस्टर होती है। तो वज़ीर आज़म किसके नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम रजिस्टर होती है? जो अभी बेनिफिशियल ओनर है उसकी, उनकी साहबजादी का नाम है मरियम नवाज़। मलिक साहब, दोनों कंपनीज के मलिक साहब मेरी बात सुने, या तो हम मीडिया पे बैठ के और प्रोग्राम में बैठ के पब्लिकली कोसार मार्केट में बैठ के चीज़ें कर लें, या एक जो लॉफुल तरीका है उसके आगे चले। इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए था, डिमांड हुई इंक्वायरी कमीशन, पहले रिटायर्ड जज के वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट की, उसके बाद पिछले 18 अप्रैल को मीटिंग हुई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने जितने गवर्नमेंट के इदारे थे उनको कहा आप चले जाएं, हमने ज़रा वैसे बात करनी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी, PTI समेत, उसमें शेफ़को महमूद साहब और श्री मज़ारी साहबा थी। उसमें मैंने यही कहा कि दो चीज़ें अर्ज़ की। एक तो ये है कि हमें पाकिस्तान समहाउ, इससे कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने की स्टेज में आता है, मैक्रो इकनॉमिक को डायरेक्शन लेने लगता है, को पाकिस्तान में CPEC आता है, ये इस टाइप की कोई अच्छी खबर आती है, तो पाकिस्तान के समहाउ विद इन और आउटसाइड कोई ऐसे बदकिस्मती से मामला आते हैं कि ये फिर डीरेल हो जाता है और फिर हम नए से शुरू करते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स। सर वैसे थोड़ा मेरा खिलाफ है आपसे, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है कि हम कहें कि CPEC के खिलाफ अमेरिका ने या इंडिया ने, मैं नहीं कह रहा, मेरी अर्ज तो ग्लोबली 40 हेड्स ऑफ स्टेट पूरी बात सुने मलिक साहब, पूरी बात सुनेंगे तो फिर चीज क्लियर होगी ना। मैंने साथ आगे क्या कह रहा है ये भी सुन लें। मैंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पनामा पेपर्स को हमने कोई एमनेस्टी देनी है या कहना है कि नहीं क्योंकि हम डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और हमें को डिरेल कर रहा है और हम छोड़ दें। नो, मैंने कहा ये काम होगा, मुझे बता दे कैसे होगा, मुझे इसलिए मैं कहा मुझे कंप्लीट कर लेने। दो स्कूल ऑफ थॉट से उधर, दो पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि पार्लियामेंट्री कमीशन करे, बाकी पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि हो इंक्वायरी कमीशन बट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नॉट रिटायर्ड जज। ये मैं आपको 18 अप्रैल की आप वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी और इनफॉर्मल मीटिंग की ताकि यानी खुल के बात करें वो सारे। वज़ीर आज़म साहब बुध को वापस आए, आपको भी पता, मुझे 20 तारीख को फौरी उनको जुमेरात को मीटिंग बुलाई, उनको सारी रन डाउन दिया और हमने चीफ जस्टिस साहब को लिख दिया। नहीं, ये तो खत तक की बात आ गई ना, लेकिन जो सरकारी इदारों का रोल है, टैक्स वालों का और सेंट्रल बैंक का, वो अभी तक मेरे सामने नहीं आया कि उन्होंने 250 बंदों के ऊपर क्या एक्ट वो किया। पब्लिक तो नहीं मलिक साहब, वो डेली पब्लिक तो नहीं करेंगे। और आप अगर कमीशन बनेगा, अगर आपने इन लोगों के खिलाफ एक्शन ऑर्डर किया होता तो अभी तक उन्हें कुछ तो प्रोग्रेस नहीं थी। चीजों को देखते हैं, आप कमीशन बनेगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? मेरी सब आपको कमीशन का इंतजार करने की जरूरत है। अगर मैं टैक्स एवेडर, मैंने टैक्स चुराया है तो आपको मेरे खिलाफ एक्शन ले लिए हैं। आपने क्या 250 लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? मलिक साहब आप तो ऐसे करेंगे। दिस इज माय राइट टू नो एज अ जर्नलिस्ट। फाइनेंस मिनिस्टर से ये सवाल पूछना चाहिए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर आपको जवाब दे रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने FBR को कहा है कि आप जो माजी है इसको देखें, पनामा पेपर में जिस के नाम है उसको चेक करें और आप रिपोर्ट प्रिपेयर करें और कंपेयर करें कि जी वो चीजें डिस्क्लोज है या नहीं है। अगर किसी का डिस्क्लोज है, लीगल एंटिटी हो, पाकिस्तान ओरिजिन हो, पाकिस्तान नेशनल हो, तो वैसे क्लियर हो जाएगा। अगर डिस्क्लोज है, नहीं होगा। दूसरा क्या किया कि आइंदा डिस्क्लोजर को मैंडेटरी बनाएं, कवानीन को चेंज करें। जैसे आप कहते हैं कि यूरोप में हो रहा है, वो हमारी लॉज रिव्यू कमेटी में मीटिंग हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा इट टेक्स टाइम ना जी। क्या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का डिस्क्लोज था जी? क्या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का डिस्क्लोज था? FBR चेयरमैन के मैंने खुद बैठ के तो नहीं देखना, मैंने उनको देखें, यू कांट पिक वन पर्सन या वन फैमिली,
इट इज द इन टोटलिटी 200 जितने भी हैं सबके लिए काम एक ही होगा। महमूद और या सब कट्ठे खड़े होंगे। सर मेरा वैसे अगर हाँ आमतौर पर एथिक्स की बात करें तो जैसे हमने बरतानिया में होते देखा है, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को या उन लोगों को, जैसे वो आपके उस्मान साहब हैं एक जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी में, सैफुल्ला फैमिली से, सैफुल्ला फैमिलीज की 34 कंपनीज आई, तो ऐसी फैमिलीज जो हमेशा हुकूमत में रही हैं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा रही हैं, अगर आपका नाम होता खुदा न खास्ता तो आपको सबसे पहले डिस्क्लोज करना चाहिए था कि ये लो भाई ये मेरी डिटेल है, पढ़ो, मैंने ये टैक्स दिया है, ये मेरी टैक्स रिटर्न है। आपका नाम उसमें नहीं है, लेकिन जिन लोगों का नाम है उन्हें पब्लिक होना चाहिए। मलिक साहब होगा, मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ, दिस इज माय राइट टू नो कि मेरे प्राइम मिनिस्टर जो है इस मुल्क के वो कितना टैक्स दिया और उनकी ऑफशोर पैसे कैसे। दो तरीके हैं, एक जो डाटा कंपाइल करेंगे एफबीआर, या तो वो आके प्रेस में दे दें या एक कमीशन बना ना उस काम के लिए। नहीं, आपको पब्लिक करना चाहिए। कमीशन के आड़ में नहीं कमीशन, ये हमारा राइट है। तो फिर कमीशन क्यों बनाया? कमीशन तहकीकात करके सजा दे। नहीं मियां अपना मलिक साहब प्लीज देखिए, कमीशन के अंदर तमाम फेडरल अदारे जिसमें एफबीआर शामिल है, जिसमें स्टेट बैंक शामिल है, जिसमें नैब शामिल है, जिसमें आपका एफआईए शामिल है, तमाम प्रोविंशियल एंड फेडरल अदारे इसको जो ये काम दिया जाएगा कमीशन की तरफ से वो करने के पाबंद हैं। और मैंने एंटिसिपेटरी उनको ऑलरेडी काम दे दिया है कि आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि दे आर बाउंड टू बी आस्क्ड कि जी आए आप भी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। इन 240 पे आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? आपसे इस पे पहले भी सवाल जवाब मुख्तलिफ चैनल पे हुए, लेकिन मैं दोहराऊंगा यहाँ पे। जो पहला इल्जाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आयद किया था नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और फिर दोबारा 98 में भी आयद किया उसी रहमान मलिक साहब ने, उसमें अल तौफीक ट्रस्ट से और हुदैबिया पेपर्स मिल का जिक्र आता है जी। ये सारी ट्रांजैक्शन 90s की हैं, तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यू नो इट वेरी वेल जी। आपसे वो स्टेटमेंट जनरल मुशर्रफ दौर की ली हुई है, मुझे नहीं मैं कहूँगा क्या उसकी कितनी दुरुस्तगी है, क्योंकि बंदूक के नीचे ली हुई बयानात की ज़्यादा वक़्त नहीं होती जी। लेकिन 93 में भी उस काजी फैमिली का तज़किरा आया था जी। फिर मिड 90s में कोलैटरल होता है, उसमें वो प्रॉपर्टी एक ही दफ़ा हुआ ना, ये एक ही चीज़ है ना देखिए। लेकिन दोज एलिगेशन एग्जिस्टेड इन 93। लेकिन मलिक साहब 94 में 93 में मेरे साहब के मैं लेट मी वॉक यू थ्रू 94 में हुआ, 96 में वो उसको हाई कोर्ट ने क्वैश किया, रीस्ट्रक्ट किया 2000 में जनरल मुशर्रफ साहब ने। दोज एलिगेशंस वर ट्रू। मेरी अर्ज सुने ना जी, नॉट ट्रू, ऑल ट्रांजैक्शंस आई चैलेंज यू टुडे इवन। हालांकि मेरा वो एक अदारा था, फाइनेंशियल अदारा था, आई वाज नॉट इन पॉलिटिक्स। एक ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक को रिपोर्ट होती थी, स्टेट बैंक सोया हुआ था, स्टेट बैंक अंधा था, प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉलो होती थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट वाज फॉलोड, पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक तमाम ट्रांजैक्शन। 9/11 के बाद दुनिया बदली है। आपका 92 का एक्ट आज भी 2001 में जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज ने, सॉरी जो $33 मिलियन की सेटलमेंट थी वो किस चैनल से ट्रांजैक्शन? देखिए मैं ट्रांजैक्शन तो लेके नहीं आया, काश कि आप मुझे बताते कि मैं ट्रांजैक्शन, फिर भी मैं ला भी नहीं सकता। कमीशन है वहां, हर चीज डिस्कस हो जाएगी। वजीर आजम ने कहा, समझते नहीं है कि वजाहत करके ये चीजें कौम के सामने रखनी चाहिए, तो फिर कमीशन ना बनवाते। कमीशन को तो पनिश करना चाहिए, कर लेते कि आप चाहिए 215-20 लोगों को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो एग्जांपल बनना चाहिए। नहीं देखे मलिक साहब, ये इजियर सेड देन डन। यू नीड एवरीथिंग ना, तो जाएगा नहीं, आपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कर दिया, वही डिमांड। प्रॉपर्टीज लंदन में वजीर आजम साहब ने खरीदी कर, आप देखे, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना। जब वो कहते हैं कि हम एक पैसे का हिसाब देंगे, व्हाट डज इट मीन कि एक पैसे का हिसाब देंगे और कमीशन लेगा? तो मेरा ख्याल है लेट्स थोड़ा सा सब्र कर लेना मलिक साहब। अगर ये मैं एज एन इंडिविजुअल ये बयान दूं और मैंने टैक्स चुराया और टैक्स ना दिया हो एफपीआर वालों को, तो मेरे इस बयान को काफ़ी जानेंगे कि मैं अपना हर एक टैक्स देने के यकीन दहानी करवाता हूँ? मेरे इस बयान को काफ़ी जानेंगे या मेरे प्रोब करके मुझे पकड़ के अंदर बंद करेंगे कि लाओ भाई पहले पैसे दो? नहीं, बिल्कुल हम जहाँ हमारा डिटेल ऑडिट क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर से बैलेट होता है क्या होता है, उसका डिटेल ऑडिट होता है ना। अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है तो हम टैक्स वसूल करते हैं। क्या ये स्मॉल का टैक्स जो 3.3% ग्रोथ थी 1940 अरब पे आकर रुका हुआ था, क्या ये 2.5 साल में 55% ग्रोथ कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान में 2.5 साल में 3 साल में 55% ग्रोथ हो सकती है? 2 कंपनीज के नाम है, एक का नाम है, आप बार बार एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे आ रहे हैं। मैं उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा मलिक साहब आपको कह रहा हूं कि मैं इसे आगे लेके चलूंगा, लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा और वजाहत जानने दें। 2 कंपनीज के नाम है जो गार्डियन ने और इंडियन एक्सप्रेस ने भी लीड स्टोरी रखी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के हवाले से। एक कंपनी का नाम है नीलसन और दूसरी का नाम है नेस्कॉल। 93 में रजिस्टर होती है नीलसन और 94 में नेस्कॉल। उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट पब्लिक हुए हैं वो कहता है कि सिंगल जो बेनिफिशियल ओनर है उस कंपनीज दोनों का वो मरियम नवाज शरीफ है। क्या डेट है इस डिक्लेरेशन की? जब उन्होंने कवानीन को डिक्लासिफाई किया जिसमें बेनिफिशियल ओनर के नाम मांगे हैं उस कंपनी पनामा वाली से, ये वो डेट है 2012 की जब लॉ चेंज हुआ जिसमें उसको डिस्क्लोज किया गया बेनिफिशियल ओनर का नाम।
नहीं, किस डेट में डिस्क्लोज किया? 2012 में। देखिए ना, अभी आपके सामने है कि अब 93 से 2012 ये बैठे बैठे इस प्रोग्राम में अस्यूम कर लेना कि 93 में भी ये मरियम नवाज की कंपनी या ओनर होगी तो ये गलत है। मैं प्रोफेशनली बताता हूँ क्यों। मैंने वहां से क्वालिफाई किया ना, यूके से। मैं 74 में प्रैक्टिस इन दिया। अगर या वहां प्रॉपर्टी जो है, यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 70% वो कंपनी के नाम होती हैं फॉर टैक्स एफिशिएंसी रीजन। अब अगर ये तो कंपनी 93 में ओन, आपके पास अगर वो इंफॉर्मेशन है कि 93 में मरियम नवाज ओन करती थी, तो फिर तो वो गिनी जाएगी और ये उसकी प्रॉपर्टी उस कंपनी में, कंपनी 93 में ओन कर अगर हो, अगर 2012 में है तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कि मरियम नवाज साहबा के नाम पे कब वो कंपनी आई है। 2006 में आई है। मई 2004 का एक दूसरा लेटर है जिसमें उन्होंने खुद साइंड एफिडेविट दिया हुआ है कि मैं इसकी सिंगल शेयर होल्डर हूं इस कंपनी की। उसके बाद जो 2 इंतखाबात हुए हैं 2008 और 2013 के, कैप्टन सफदर साहब ने ये प्रॉपर्टीज अपने डिटेल्स के अंदर कहीं जाहिर नहीं की। मलिक साहब, ये प्रोफेशनल डिस्कशन है। बेनिफिशियल शेयर होल्डर या ट्रस्टी शेयर होल्डर, क्या लिखा हुआ है? बेनिफिशियल ओनर, सिंगल बेनिफिशियल ओनर। मैंने वो नहीं देखा। मैं आपको कॉपी दूंगा। मेरा ख्याल है कि हम अब देखें, एक डिमांड थी। डिफिकल्ट पोजीशन फॉर ए फाइनेंस मिनिस्टर, अपने गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन आपको हाई मॉरल ग्राउंड्स लेनी पड़ेगी। नहीं, देखिए वो कमीशन करेगा ना जी। प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर कर दिया है, आपको करना चाहिए। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन विल बी सबसर्विएंट टू द कमीशन, और स्टेट इंस्टीट्यूशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं आपको विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं। मैंने एक वजाहत देखी सेंट्रल बैंक ने जारी की चेड्रॉन कंपनी के हवाले से, मुझे लगा ये कि वो तो कवर अप की कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। अभी यही रुक जाए। अगर ये साबित हो जाए, डू यू थिंक सेंट्रल बैंक का गवर्नर जो उस वक्त फैसल बैंक में था वो मिस स्टेटमेंट देगा? उसने जारी क्यों किया बयान सेंट्रल बैंक ने? सेंट्रल बैंक का जिम्मेदारी इज रेगुलेटर। अगर बैंकिंग सिस्टम पे धब्बा आ रहा है, आप ये तो स्टैब्लिश हो चुका है, शेड्रॉन वाज ए लेंडिंग आर्म ऑफ द फैसल, जैसे पीआईए का लेंडिंग। शेड्रॉन की वजाहत देना जायज है, बाकी कंपनीज की वजाहत देना जायज नहीं है कि जो जिसको पता होगा वही देगा ना। आपके एक नहीं, मेरा पहला सवाल था कि मियां साहब के 32 मिलियन पाउंड कैसे गया, तो क्या आपने कहा मुझे नहीं मालूम। सेंट्रल बैंक को तो बताना चाहिए। मलिक साहब इसलिए बता रहा है सेंट्रल बैंक, आप सुनेगा तो मैं बताऊंगा आपको। इसलिए सेंट्रल बैंक बता रहा है कि वो एक बैंक जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी लैंडिंग आर्म उसकी सब्सिडी है, 100% लैंडिंग आर्म है उसकी जिम्मेदारी है सेंट्रल बैंक रेगुलेटर बताए कि अगर उसको पता है, नहीं है तो फैसल बैंक बताए। उसकी वजह यह है कि लेट्स नॉट कंफ्यूज ना। तो उसने वो बयान दिया कि इस कंपनी ने, ये जो सब्सिडी है फैसल बैंक की, इसने लोन दिया था पाकिस्तान में, सिस्टम के लिए लोन आया, उसी तरह लोन रीपे हुआ, रजिस्टर हुआ, उसमें कौन सी खराबी है? अगर वज़ीर आज़म की फैमिली को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, बाकी 250 लोगों का सवाल पूछूं, कितने लोग हैं जिनकी जायज ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर थी? एफबीआर, सेंट्रल बैंक ने आपको रिपोर्ट किया? आपको रिपोर्ट मांगनी चाहिए सर इसके ऊपर। मांगी हुई है मलिक साहब, गिव देम टाइम। इट्स नॉट इजी कि वो एकदम से कोई पुश ऑफ द बटन पे तो नहीं होता ना। ऑस्ट्रेलिया की उनकी वेबसाइट पे जाके सारा दिन इंफॉर्मेशन स्कैन करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे कहते हैं 800 बंदे हमने ढूंढ लिए जिन्होंने, हमारे बंदों ने वहां जाके ऑफशोर पे पैसा छुपाया हुआ था। अमेरिका वालों ने क्या किया, फॉरेन बैंक से हमें पूरी डाटा दें जिनके यहाँ अकाउंट से। क्या आपने मांगा है पनामा से ऑफिशियली? मैंने एफपीआर को फुली एम्पावर किया हुआ है। वहां हमारे एक एसए टू पीएम हारून अख्तर साहब बैठे हुए हैं, ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टेटस। वो लोग इसमें काम कर रहे हैं, और जो ही कमीशन को हम इसको फंक्शन होने दें, दे विल बी रिपोर्टिंग एवरीथिंग। हमने पनामा से रिक्वेस्ट किया कि ऑफिशियली हमें वो फॉरेन बैंक्स जो है सारा वो डाटा प्रोवाइड करें। कमीशन करेगा, आप प्लीज, ये अपना डाटा इंटरनल इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पनामा के साथ आपकी डबल ट्रीटी नहीं है। सो इट हैज टू बी थ्रू द कमीशन। वो अपनी लीगल देखेंगे किस तरह करना है। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस करनी हो तो सरकार बराह रास्त लिख सकती है लॉ मिनिस्ट्री के जरिए अपने अटॉर्नी जनरल के लिए। आप आपका म्यूचुअल असिस्टेंस का एग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो करेंगे, अगर नहीं होगा तो करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर नहीं होगा तो करेंगे। नोबडी इज रनिंग अवे। पनामा से हम कैसे वो इन्फॉर्मेशन लेंगे? पनामा से आपने देखा कि कितनी गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट दी, और जितना फैलाया, फिर पनामा जैसे मुल्क को मुझसे माजरत करनी पड़ी, लेकिन रिग्रेट नहीं, अपोलोजाइजेस। उसने अपनी ट्वीट में वजाहत की है कि मैं नहीं मिला, वकार मसूद साहब से मिला था, कंफ्यूजन हो गई। फिर पनामा की हुकूमत ने मुझे खत भेजा थ्रू एम्बेसडर इन मैक्सिको, क्योंकि एक्रेडिटेड है वो, क्योंकि हमारी एम्बेसी एक दूसरे के साथ नहीं है। आई होप यू रेड दैट लेटर। उसने कहा कि पनामा विच मीन कंट्री अपोलोजाइजेस फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं तो बुरे के घर तक पहुंचने वाला हूं। मिनिस्टर ने ये बयान दिया कि आप जो गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट करेगी हम उसको ये डाटा पूरा प्रोवाइड करेंगे। जी। तो आप रिक्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल। मैं तो समझता हूं कमीशन, देखिए, फिर
So you are waiting for the commission. Are we going to run parallel commission? उनको अंडरमाइन करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। देखना एक फैसला हो जाए। आज उसको कमीशन को सबमिट कर सकते हैं ना, बजाय कि वो कमीशन स्टार्ट करे। इन्फॉर्मेशन लीजिए, उन्हें डिटेल्स दीजिए। हम तो कमीशन, वो अगर चीफ जस्टिस साहब को ना जाना होता तो दे स्टार्टेड द वर्क स्ट्रेट अवे एंड गिव दिस ठक ठक लेटर चले जाते जो कहते वो। एक ब्रेक ले लें। टर्की चले गए, इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें सब्र से चलना चाहिए। 5-6 दिन में कुछ नहीं होता, अगर इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। इन सवालात पे आपको हम तंग करेंगे डॉक्टर साहब। नहीं, मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना, उनको ये सवाल फेस करने चाहिए। मैं तंग नहीं होने वाला, मैं आपसे कितने सारे सवाल के जवाब देने चाहिए। इंशाल्लाह हर चीज का जवाब दूंगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तरफ आए। जी जी बिल्कुल, एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तरफ आते हैं जी। हम जुडिशल कमीशन के जो पानामा पेपर्स की तहकीकात के लिए हुकूमत ने तजवीज़ की हैं। इसाक डार साहब हमारे साथ हैं। डार साहब, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वैसे तो ये मुश्किल अमूर आपके हवाले किए जाते हैं। जब धरने के दिनों में पीटीआई से उसके भी टीआर मैंने ही बनाए थे, जहांगीर तरीन साहब से मिलके। जहांगीर तरीन और आपने मामला तय किए थे। तो ये मुश्किल मामला भी हो सकता है अल्टीमेटली आप दोनों को मिलकर रिजॉल्व करना, क्योंकि अपोजिशन दोबारा जॉइंट स्ट्रेटजी की तरफ जा रही है। ये तो कॉम्प्रिहेंसिव टीओआर है, मलिक साहब पब्लिक हो चुके हैं, जो चीफ जस्टिस साहब को खत के साथ अटैच होकर गए हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। डॉक्टर साहब, इसमें कैच है एक। क्या मसला? वो कैच ये है कि वो एक तासुर ये है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कभी कंक्लूड ही नहीं होंगे। ओपन एंडेड एजेंडा, जिसने लोन माफ कराए हैं, पाकिस्तान ओरिजिन का कोई शख्स हो जिसने कंपनी रजिस्टर कराई है, आपको पानामा स्पेसिफिक रहना चाहिए। बाकी चीजों के लिए आपके पास सारे अदारे हैं। यहाँ मलिक साहब आप थोड़े से फेयर नहीं चल रहे। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग। देखिए, पनामा तो आ गया, पाकिस्तान नेशनल भी आ गए, पर्सनल पाकिस्तान ओरिजिन भी आ गए। देखे ना, लीगल एंटिटीज अगर किसी ने आगे ली है, कंपनी ली, वो भी आ गई। तो मेरा ख्याल ये होना चाहिए, एक। दूसरा, इसमें पनामा भी आ गया। पनामा के अलावा लेट से कि कल को कोई कॉपीज भेज देता है कमीशन को, ये जी बीवीआई की है, इसमें नहीं है लिस्ट में, ये फलां कंपनी की, ये जर्सी में, कोई भी जितने सेफ हेवंस हैं, तो क्या वो उसको क्या नहीं हमारे नहीं है, तो उनको वो भी एम्पावर कर दें कि भाई दूसरी भी कंट्री में तो पनामा इज देयर। दोस्तों, जो पब्लिक हो चुका है, उसके अलावा भी है तो वो भी उनको दिया गया है, तो उनको तो ब्रॉडर हो गया ना। डॉक्टर साहब, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपको पनामा को प्रूव करने के लिए कमीशन चाहिए। बाकी अगर मैंने टैक्स रोया तो आप मुझे वैसे ही एफबीआर के जरिए पकड़ सकते हैं। अगर मैंने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया तो स्टेट बैंक मुझे पकड़ लेगा। अगर आप मुझे खत्म नहीं करने देंगे तो फिर हमारी जो है ना, मुझे मौका फिर फेयर नहीं देंगे। दूसरी हमने क्या डाला है, इस मुल्क में हर 6 महीने के बाद एक कैंपेन चलती है कि जी पॉलिटिशियन ने अपने कर्जे माफ करा लिए, मुल्क बैंक खा गए, वो खा गई, चलती है ना हर 6 महीने के बाद, जिससे जमशेद साहब की रिपोर्ट भी है, सब कुछ है। इसमें जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं आज या आज से पहले, उनका है 2 चीजें कि अगर उन्होंने अपने या इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के कर्जे माफ कराए तो वो कमीशन उसको भी देखो, रिकवरी हो। अवाम की अमानत है ना, हम उसी तरफ जा रहे हैं। मेरी आप आइडियली बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब 1971 से 2009 तक, नहीं, यहाँ इस सवाल का जवाब दीजिए आप। 1971 से 2009 तक जस्टिस जमशेद अली ने, वो इतने संदूक हैं कहते हैं वो भरे हुए, वहाँ पे कमरा पूरा भरा हुआ है उससे। मलिक साहब, आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ? 1971 से 2009 तक की रिपोर्ट है। अच्छा, उसमें आप पकड़िए उनको, आप स्टेट में, आपको सुप्रीम कोर्ट की कमीशन की क्या जरूरत है? अच्छा, मेरी अर्ज सुना है ना, तो अगर चले ये ऑर्डर कर देंगे, इसमें जो पॉलिटिकल है वो पैसे वापस करें, तो क्या उसमें क्या मजाका होगा? अगर तो इतना आसान काम है ये, तो फिर एक दिन में ये कमीशन खत्म कर देगा। वो कहेगा ये सारे उठाओ, किसी की ड्यूटी लगाएगा अपना, जिसकी भी लगानी होगी स्टेट अदारे की, उसको कहेगा इसमें से पॉलिटिकल वालों को नाम निकालो, उनसे पैसे रिकवर करो, तो उसमें क्या बुराई है? आपको पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल की जरूरत है सर? सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जज इफ्तिखार चौधरी उसकी सरबराही कर रहे थे, उसने ऑर्डर करके इंक्वायरी कराई थी और 1971 से 2009 तक की रिपोर्ट है। मेरी अर्ज सुने जस्टिस जमशेद। अच्छा, फिर आप मैं आपको थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा शेयर करता हूं इन्फॉर्मेशन। उसमें पॉलिटिकल भी है, उस जो जिन रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं उससे नॉन पॉलिटिकल भी है, बिजनेसमैन भी है, एक। दूसरा, उसमें सर्कुलर 29 जो मुशर्रफ साहब ने, शौकत अजीज साहब ने दिया था, उसका बल्क उसका है 2, जो वो मार्कअप वाली ऑफ करने का था, राइट ऑफ। नहीं जी, एसेट की वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू कम होगी, लोन कम होगा, सारी उसमें कॉम्प्लिकेटेड, वो भी उसमें है। हम वी डोंट वांट टू बी अनफेयर। अगर किसी ने लॉ ऑफ द लैंड उस वक्त था और उसके हवाले से, जैसे मैंने भी आपको कहा हुदैबिया की ट्रांजेक्शन एज पर लॉ, मैं अभी आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और 2000 का जो रेफरेंस था वो 2014 में 14 साल के बाद खत्म हुआ। मेरी गुजारिश ये है कि अगर उसमें कोई चीजें ऐसी हैं जो कि पॉलिटिकल है तो वो साइफन हो जाएंगी।
तो रिकवरी होने दें। आपको कोई इतराज है कि रिकवरी ना हो, अगर पॉलिटिकल लोगों ने इस्तेमाल किए मेरा दिल है कि कल सुबह आप सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पे अमल दरामद कर लें, लेकिन इसके साथ पूरी कौम को नथी मत करें। वो उसके ऊपर इतनी बड़ी रिपोर्ट है, अच्छा इतनी बड़ी, पूरा कमरा भरा हुआ है, वो लकड़ी की पेटियां हैं उसके अंदर, वो कॉपियां लगी हुई हैं। मलिक साहब मुझे आगे चलने दें। तीसरा उसमें क्या है, तीसरी चीज मेन क्या है कि अगर, क्योंकि यही बात होती है जी, प्रोजेक्ट कमीशन खा गए, किक पे खा गए, करप्शन हो गई, वो भी उनको पावर दी है कि अगर कोई भी इस टाइप की उनके पास इंफॉर्मेशन है, खत्म कब होगी ये? आपने तो ओपन एंडेड रख दिया, 5 साल आपके नहीं खत्म हो सकती। उन्होंने 5 साल, ये हर वक्त ये नहीं, उन्होंने तो अपनी प्रायोरिटीज खुद फिक्स करनी है। उनके ऊपर ये नहीं है कि किसको आपने पहले देखना है, क्या चीज पहले देखनी है, बाद में देखनी है। उनको आपने कॉम्प्रिहेंसिव टीओआर दे दिए हैं, स्कोप ऑफ वर्क दे दिया है। डॉक्टर साहब इसमें कभी सजा नहीं होगी, कभी रिपोर्ट कंक्लूड नहीं होगी। मैं आपको ऑन एयर ये बात कैसे हो सकता है पूरे अपने तजर्बे के साथ आपको कह रहा हूं, आज तक सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नरों को देख के सुपीरियर कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आई एम सॉरी टू से, वर्चुअली डिक्लेयर कर रहे हैं। सर मैं सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए कंटेम्प्ट ना लगा दे, लेकिन आप देखें असगर खान केस का हवाला ऑर्डर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जस्टिस जमशेद अली वाली रिपोर्ट, ये पूरा कमरा उनका सुप्रीम कोर्ट का भरा हुआ है उस पेटियों के साथ। उनको आपको क्रेडिट भी देना पड़ेगा, उन्होंने दर्जनों केस, असगर खान केस में धरने का केस चीफ जस्टिस लीड कर रहे थे। असगर खान केस में क्या आपके इस प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था, मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट की, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बड़ा रोल है। आपके इस प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था और धरने पे दूसरे लोगों ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया था कि जी हमारी मर्जी के जज लग गए हैं। जब फैसला हुआ तो किधर गए वो लोग? सिटिंग जजेस थे ना। आपका और तरीन साहब का बड़ा कलीदी किरदार था उस इशू को रिजॉल्व और ईमानदारी के साथ कर दिया। अल्लाह ने जो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ दोबारा आ जाए, 56 के आइन और ओपन एंडेड एजेंडा जी, ये कहीं नहीं पहुंचेगा। मैं दोबारा आपको हवाला देता हूँ, असगर खान केस का आज तक कुछ नहीं हुआ, जस्टिस जमशेद अली की रिपोर्ट का आज तक कुछ नहीं हुआ। जो जिसको हम देखना चाहते हैं स्कोप ऑफ वर्क में है, पनामा है ना, कब कंक्लूड होगा? नहीं सर, गिव ए टाइम फ्रेम, 45 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 70 डेज, कुछ तो लिमिट रखिए। देखिए नॉर्मली तो आप उसको, उस डॉक्यूमेंट को देखने आए, मुझे पता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी माशाल्लाह, उसमें भी प्रेफरेबल का लफ्ज यू कैन नॉट डिक्टेट, तो इसमें कुछ, उसके लिए आपने एक्ट बनाया था वो, और ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये 56 का आइन है, सिविल लॉ है, ये रिकमेंडेटरी नेचर होगी। मैं आपको मलिक साहब इसका बेस्ट हाल पता क्या है? सजा नहीं देगा ये किसी को। मैं अर्ज करूं, इसका बेस्ट हाल ये है कि अगर इस टीओआर के साथ ऑपोजिशन को कोई मतलब डिसएग्रीमेंट है कि जिसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसमें उनको चाहिए कि अपनी वो जो उनकी सोच है उसको पब्लिक कर दें। हमारी डॉक्यूमेंट पब्लिक है ना, आपके पास भी है, पूरे पाकिस्तान के पास है, वेबसाइट पे भी है, जनाब चीफ जस्टिस साहब के पास है, आते फैसला करेंगे। आप शामिल करेंगे उन्हें अपने टीओआर के अंदर? हम उसको कंसिडर करेंगे। आप वो पहले बताएं तो सी ना कि क्या चाहते हैं। जैसे आपने वक्त का है कि 2 महीने 3 महीने, हम लिख सकते हैं 3 महीने, प्रेफरेबली 3 महीने अनलेस एक्सटेंडेड। आपके लिए काबिल कबूल है ये? मैं वही कह रहा हूं कि अच्छी बात तो ये है कि वो अपनी सोच को पब्लिक करें, इन राइटिंग करें, जैसे ये इन राइटिंग है कि जी यहाँ ये जरा कर दे, यहाँ ये कर दे, ताकि अवाम की ओनरशिप हो। अगर मुझे पता होता तो मैं इसके ऊपर अभी अपोजिशन से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई वालों से जवाब लेके रखता कि उनके लिए डिमांड क्या है, ताकि ऑनलाइन में आपके यहाँ कमिटमेंट ले सकता है। 45 डेज सही है, 90 डेज सही है। आपने इतनी कमिटमेंट्स ली है जिंदगी में मेरे प्रोग्राम में, अल्लाह के फजल मैंने हर कमिटमेंट डिलीवर की। तो ये नंबर ऑफ डेज वाली कमिटमेंट भी आप इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अगर वो रीजनेबल कोई भी करना चाहे, वो आपको लफ्ज यूज करने पड़ेंगे यानी केयरफुली, कि यू विल नॉट से कि आपको 2 महीने में करें, जो चीफ जस्टिस को इस्तदा करते हैं, आप ऑर्डर नहीं करते। नहीं, आप प्रेफरेबली, उधर भी उस वक्त ये लिखा था, धरने में भी ये लिखा था, प्रेफरेबली इतने पीरियड में, और उतने पीरियड में नहीं हुआ था, अगर आपको याद हो। लेकिन यू आर विलिंग टू गो फॉर दैट पीरियड कि आप प्रेफरेबली सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करें? हाँ, हमें कि ये 45-60 डेज, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको खुले दिल से, अगर वो रिटायर्ड जज से सिटिंग चीफ जस्टिस को लिख सकते हैं, जब वो वापस आए तो जुमेरात को जब हमने दी, उन्होंने जुमेरात उनका क्रिमिनल प्रोसीडिंग का एक इतराज ये है जी, वो कहते हैं किसी को सजा नहीं दे सकता, रिकमेंडेटरी नेचर है। देखिए जब आपकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, उसमें क्या है, ये तो हमने टीओआर डिस्कस कर 56 का एक्ट यही है ना कि वो रिकमेंडेटरी है। नहीं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट करता। मैं अर्ज करूं, अब जब उनकी फाइंडिंग्स आएंगी तो उन्होंने सेकंड टीओआर क्या है, ये तो हमने उसका काम देख लिया ना, कि ये चेक करें कि जो भी ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, हर चीज के बारे में बताया कि कोई अनलॉफुल तो नहीं हुआ, पाकिस्तान के लॉ को इन्फ्रिंज तो नहीं किया गया। दिस इज द सेकंड। और थर्ड ये है कि अगर हुआ है तो मैं बल्कि एग्जैक्ट पहले पढ़ ही लूँ तो अच्छा है, बजाय मैं गलती को करूँ। सेकंड ये है कि इसमें इन केस द आंसर टू 2 अबव इज अफर्मेटिव, और 2 क्या है, डिटर्मिन वेदर इन एनी केस रेफर टू, जो हमने भी डिस्कस की है सारी चीजें 3-4,
एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान हैज बीन इन्फ्रिंज, यानी वो अगर कानून इस वक्त खत्म भी हो गया, अगर उस वक्त के कानून में भी अगर वायलेशन है तो वो आप बताएं कि कोई इन्फ्रिंज तो नहीं हुआ, और अगर हुआ तो फिर क्या करें? अगर वो यानी हुआ तो फिर टू डिटरमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच इन्फ्रिंजमेंट, कि किसने उसको वायलेट किया और किसके ऊपर वो कानून शिकनी का आता है, और फिर देन मेक रिकमेंडेशन एज मे बी डीम्ड अप्रोप्रिएट। उसमें वो कह सकते हैं कि इसको अब ये केस नॉट पनिशमेंट, रिकमेंडेशन नहीं तो रिकमेंडेशन यही करेंगे ना कि इसको आप यानी जो प्रोसेस है वो उसको सजा नहीं दे सकता। नहीं, आपका 56 का एक्ट है ही नहीं है कि सजा देने वाला। क्या डू यू थिंक के एक अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो जाएगी किसी भी चीज के ऊपर और उसके ऊपर कौम खामोश रहेगी? असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था एक्ट करने के लिए 2 आर्मी के ऑफिसर्स के खिलाफ, डीजी उस वक्त के आईएसआई और आर्मी चीफ जनरल बेग और जनरल दरवानी, दोनों हयात हैं, कोई एक्शन हुआ हो, और हुकूमत के जिन लोगों के पोलिटिकल लोगों के नाम थे उसके खिलाफ तहकीकात का हुक्म था, दोनों काम नहीं हुए। देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, अगर मुझे पता होता आपने सवाल पूछना तो मैं लेटेस्ट जरूर इन्फॉर्मेशन लेके आता। मेरे पास उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जिस केस का आप असगर खान का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज करूं मलक साहब, ये इंतहाई ऑनेस्टी के साथ बनाया गया है। पावर्स आपने पढ़ ली होगी, जितनी मैक्सिमम पावर्स एक्ट में है सारी की सारी दे दी गई हैं उनको। तमाम अदारे, मैं उसको आपको ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर और बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, 1-2 सवाल सियासी इस्तेहकाम के ऊपर पूछ लें। जी जी। क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पानामा पेपर्स और वज़ीर आज़म के ऊपर जो तहकीकात और अपोजिशन 2 में कोई इकट्ठी स्ट्रेटजी वज़ा करने जा रही है, क्या हुकूमत हिल गई अपनी जगह से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हुकूमत क्योंकि एक आर्मी का लेटर है, उससे तासुर ये मिलता है जिसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उन्होंने कुछ सर्विंग ऑफिसर्स को पनिश भी किया, उससे लगा इंप्रेशन ये मिला कि नहीं मतलब साहब देखिए, जो चाहे ज़रब अज़ब हो या करप्शन, कराची का ऑपरेशन हो या करप्शन के खिलाफ जिहाद हो, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक ही पेज पे है और किसी को कोई इम्यूनिटी ना होनी चाहिए ना है। हर एक बंदा अपना जवाबदेह है, हर चीज़ का जवाबदेह है। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी की गलती है तो उसको अपना उसका वो जो कॉन्सिक्वेंस भुगतना होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मोर स्पेकुलेशन है, जो हमारी आदत है कि एकदम से हम स्पेकुलेट शुरू करते हैं। जिसने करप्शन की उसको सजा मिलनी चाहिए, इम्यूनिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना है ना होनी चाहिए, नहीं बड़ी बात है स्टेटमेंट। बिल्कुल। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब अपने इलाज के लिए लंदन तशरीफ लेकर गए थे जी, और अभी वो माशाल्लाह लगते दुरुस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आमीन। तो दोबारा उनकी क्या पोजीशन है? दोबारा चेकअप के लिए फिर लंदन जाएंगे? मलिक साहब, इनका जो आपको याद है कि 2006 के करीब जब वो एक हुआ था, इनकी जो हार्ट की पल्पिटेशन वगैरह की जो हुई थी ट्रीटमेंट, उसमें रप्चर हो गई थी एक आर्टरी और वो काफ़ी ब्लीडिंग, उनको खोलना पड़ा था चेस्ट को। तो उसका रेगुलर चेकअप इनके ड्यू होता है। इनका लास्ट ईयर सितंबर में ड्यू था। यूएन से वापसी पे ये नहीं रुके, फिर डेवस से हम ड्यू था, डेवस से वापसी पे इन्होंने कहा मैं मुस्तफ़ा करूँगा। जो ही लंदन पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली धमाका 4 सदा यूनिवर्सिटी का हो गया। फिर उनका जब कतर होगा फरवरी एंड या मार्च में फाइनल LNG, वो 2 दिन का दौरा होगा, मैं उसको करवा लूँगा। नेक्स्ट कब ड्यू है? तो अब ये जब गए हैं इनको अभी चेकअप के लिए, तो उन्होंने इनको 4 हफ्ते की मेडिकेशन पे डाला है और उसके बाद उन्होंने कहा कि देन यू नीड रीचेकअप, और फिर वो फैसला करेंगे कि इंटरवेंशन की कोई जरूरत है कि नहीं है। अच्छा, अभी ये हतमी नहीं है कि सिर्फ मेडिकेशन पे है या इंटरवेंशन पे? हतमी नहीं है, अगले चेकअप पे तय करेंगे। 4 हफ्ते की, वर्ष भी 1 महीने की कह लेंगे, मेडिकेशन उन्होंने दी है और मेडिकेशन के बाद दे विल री एग्जामिन एंड री चेकअप कि जी इनको कोई इंटरवेंशन की या कोई प्रोसीजर की जरूरत है कि नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान आपके दोस्त जिनके साथ आप पहले भी मुआहदे तय किया, आपने अभी दोबारा धरने का वायदा किया था, अब दोबारा आपने उनसे फिर एक मुआहदा करना है। ये फरमाइएगा, उन्होंने तो आपकी प्रॉपर्टीज के हवाले से भी बड़े दावे किए हैं कि आपके 2 बड़े टावर्स हैं और आपका घर पता नहीं कितना कीमती है। जी, वो मतलब पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, आपके चैनल पे तो चला था कि मैं पहले 1-2 दफों ने पहले भी बात की थी और फिर चूंकि ये ज़रूरी था तो मैंने अपने बेटों को एक जो हमारी इखलाकियात है, बड़े के आगे नहीं बोलना, मैंने उनको मना किया था कि शायद खान साहब को गलती लगी है। तो इस दफ़ा जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने उनका वो जो मॉरल बैन लगाया था लिफ्ट कर लिया। तो अली डार ने बाकायदा उनको तफसील के साथ भेजा है कि ये भाई, ये दोनों, ये चचा कह लें या भाई जो भी कहना है, ये दोनों जो हमने टावर डेवलप, रियल स्टेट डेवलपर पिछले 13 साल से ये हमने जो डेवलप किए हैं, इसकी पूरा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है
और इस पे इतने 100 बंदे ओनर है, उसकी जाके लिस्ट ले लें और दूसरे के इतने 100 बंदे लिस्ट, तो उनके पास सारा, और घर जो है वो मैंने 8 साल की किस्तों में लिया था। मेरा यहाँ हर चीज़ यहाँ डिक्लेयर है, जो मैंने बच्चे को गिफ्ट किया वो भी डिक्लेयर है, जो मैंने उनको लोन दिया था कर्जे उसने वो भी डिक्लेयर है, अभी वापस आया तो वो भी सारा सिस्टम के लिए आता है, स्टेट बैंक में रिपोर्ट होता है। तो मैं अल्लाह के फजल से खुली किताब है। तो अली ने फिर लीगल नोटिस दिया था खान साहब को और उसमें सारी तफसील भी भेजी। जवाब आ गया आपको? अभी जवाब नहीं आया, अभी 30 तारीख तक मेरा शायद है, 29-30 में पूछूंगा अली से कार्रवाई करेंगे। अगर 30 तक जवाब नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? वो तो फिर मजबूरी होगी, अगर खान साहब जवाब नहीं देते अपनी गलती को, तो नेक्स्ट स्टेप तो कोर्ट में जाना होता है ना जी। फिर कोर्ट में जाएंगे आप? मैं नहीं, अली जाएगा, क्योंकि उसके, और मेरा जो घर है वो चूंकि उनको गिफ्ट हो जाए वो भी उसी का बनता है, उसने सारी तफसील उसने लीगल तो या तो खान साहब आपसे रिग्रेट करें, तो नहीं तो फिर वो कोर्ट में बिस्मिल्लाह वहां फिर मुलाकात होगी। अच्छा, ये तो खान साहब की का फैसला है कि जिधर कहेंगे वहां मुलाकात होगी। मलक साहब एक अगर इजाजत दे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चौथी दफा, एक तो खैर छोटा था स्टिंट, मैं चारों अपने जो पब्लिक ऑफिस है मैं अल्लाह के चैलेंज करता हूँ कि इसहाक खान साहब ने पूरी चेक करवाया, फिर जनरल मुशर्रफ ने करवाया, अब जो सर्टिफिकेट मुझे दिए, मैं 2003 में बताया कि मुझे जनरल अमजद ने क्या कहा, जनरल महमूद ने क्या कहा, वो छोड़ दें। मैं अब दोबारा चारों टेन्योर में देख लें, आपको 1 रुपए का खुदा न खास्ता इरेगुलरिटी नहीं मिलेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह और अल्लाह हबीब की अमानत समझ के चलाता हूँ, और यही हमारी इस पार्टी का ये एक, चूंकि मैं फर्स्ट डे से फाइनेंस मिनिस्टर हूँ इस दफ़ा, मैं आपको अश्योर करता हूँ अल्लाह के फजल करम से कि वज़ीर आज़म से लेके हमारे सीनियर लीडरशिप में आपको एक पैसे की रेगुलरिटी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन सिर्फ, मुझे वो प्रोड्यूसर क्लोज करने के लिए कह रहे हैं, कोई आपकी कोई ऑफशोर कंपनी तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ना मेरी ऑफशोर कोई प्रॉपर्टी है, ना कंपनी है, ना ऑफशोर बच्चा है, ना ऑफशोर कोई, मेरे पास कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर्ड है। अगर मैंने अपने बेटों को दिया वो मेरा लॉफुल राइट है मलक साहब। अगर मैंने प्रोफेशनल अर्निंग है मेरी 2002-2008 की या उससे पहले की या उसके बाद को मैं डिक्लेयर करके, मेरी इलेक्शन कमीशन में हर चीज़ रिपोर्ट है। आप अगर ट्रेल पूरे मेरी जिंदगी की देखेंगे तो आपको हर चीज़ मेरे रिकॉर्ड पे FBR में भी होगी और इसी इलेक्शन कमीशन में भी होगी। इसहाक डार साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।